हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगा फाइनेंस ए के एफआर सब्जेक्ट से जो केस सिनेरियोज थे। तो आज नेक्स्ट केस सिनेरियो सिनेरियो नंबर 4 पे कंटिन्यू करते हैं। ये केस सिनेरियो इंडेस 28 से कनेक्टेड है, एसोसिएट से कनेक्टेड है। तो चलिए पहले समझ देते हैं एसोसिएट के थोड़े इंपॉर्टेंट रूल्स और उसके बाद में सिनेरियो पे आता हूँ। चलिए इंडेस 28 के प्रोविजंस। एक कंपनी दूसरे कंपनी में कब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है वो हमें डिस्कस करना है। तो देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर ए लिमिटेड इन्वेस्टर है और बी लिमिटेड उसका एसोसिएट है, ये बी लिमिटेड उसका एसोसिएट है। ये कब होगा? ये तब होगा जब ए लिमिटेड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है बी पे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल नहीं। कंट्रोल तब होता है जब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन हो। यहाँ पे जब वो उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है तो हम ये कहते हैं कि भाई वहां पे उसका बी लिमिटेड ए लिमिटेड का एसोसिएट है। तो एसोसिएट के लिए क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब ए शुड बी इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ बी। वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि पेरेंट्स का हमारे पे कंट्रोल होता है लेकिन फ्रेंड्स का हमारे पे इन्फ्लुएंस होता है, तो उसी तरीके से ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वर्ड है। ओके, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन क्या है? Significant influence is the power to participate, is the power to participate, is the power to participate in the financial and operating decision of the investee, but is not control or joint control. इसका मतलब अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, फिर वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हो पैसा लेने का या फिर ऑपरेटिंग डिसीजन बिजनेस के डिसीजन, तो उसमें अगर पार्टिसिपेट कर सकता है तो हम ये बोलेंगे कि ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे इन्फ्लुएंस है और बी लिमिटेड ए लिमिटेड का एसोसिएट है। अब नॉर्मली अगर 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होता है, नॉर्मली अगर 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होता है तो ये अजम्पशन लिया जाता है कि ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ये एक अजम्पशन होता है। लेकिन अगर 20% से कम है तो तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑन बीओडी। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मैं मेरे एग्जांपल से ले रहा हूं यहां से कि अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 20% या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर पाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि ए लिमिटेड इज इन्वेस्टर और बी लिमिटेड उसका एसोसिएट है। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। अगर वो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है तो भी ए बी लिमिटेड एसोसिएट हो जाएगा। तीसरा, मटेरियल ट्रांजैक्शन। अगर ए और बी के बीच में कुछ मटेरियल ट्रांजैक्शन है, जैसे कि समझो ए फॉर एग्जांपल ए बी का मेजॉरिटी ऑफ द आउटपुट परचेज करता है से 80% 90%, तो भी हम बोलेंगे बी इज एन एसोसिएट। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, मतलब अगर ए लिमिटेड के मैनेजर्स डायरेक्टर्स अगर बी लिमिटेड के कंपनी में बी लिमिटेड में जाके उनके पॉलिसी उनके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कि उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि बी लिमिटेड इज एन एसोसिएट। और लास्ट है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके वजह से बी लिमिटेड चल पा रहा है, तो भी हम ये कहते हैं कि बी लिमिटेड इज एन एसोसिएट। तो आई होप ये समझ गया। मैंने क्या बताया था एक बार ब्रीफ में रिपीट करता हूं कि अगर 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, 20 और मोर, अगर 20 और मोर % से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो फिर ये माना जाएगा कि सामने वाला कंपनी हमारा एसोसिएट है। या तो वो, या तो फिर 20 से कम है तो फिर अगर इसमें से कोई भी पांचों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो भी हम ये मानेंगे कि ऑपोजिट पार्टी जो है बी लिमिटेड जो है वो हमारा एसोसिएट है। आई होप ये बेसिक रूल समझ गया। अब यहाँ पे आते हैं। H Limited is a globally diversified business conglomerate with operations spanning multiple business segments across various regions worldwide. For maintaining its financial records, the company follows Ind AS. As the finance team diligently finalizes the books of accounts and prepares the financial statements for the financial year ending on 31st March X2, it requires insights and accounting suggestions on the following transactions. चलिए फर्स्ट पार्ट आते हैं। एच लिमिटेड होल्ड्स 12%। देखो सबसे पहले तो 12% ऑफ द वोटिंग शेयर इन जेड लिमिटेड। हमें देखना है कि ये एसोसिएट है कि नहीं है। तो पहले तो 12% है, मतलब 20% से कम है। अगर 20% या उससे ज्यादा होता तो हम नॉर्मली अश्यूम करते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, पर यहाँ पे तो हमने 12% शेयर होल्डिंग किया है। पर आगे लिखा है जेड लिमिटेड बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ 8 मेंबर्स एंड उसमें से 2 ऑफ द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय एच लिमिटेड। देखो, कास्टिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ईच बोर्ड मेंबर हैज 1 वोट इन द मीटिंग। मतलब एच लिमिटेड जेड लिमिटेड के 8 में से
आठ में से दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आठ में से दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रहा है, इसका मतलब उसके पास 25% शेयर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, विच इज मोर देन 20%। तो इस सिनेरियो में इवन दो हमारे पास 20% से कम शेयर होल्डिंग है, स्टिल स्टिल जेड लिमिटेड एच लिमिटेड का एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि वो इस सिनेरियो में लाई हो जाएगा। ये जो फर्स्ट सिनेरियो था जहां पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन ऑन बीओडी और अदर गवर्निंग बॉडी, तो ये वाले सिनेरियो में, ओके, तो जेड लिमिटेड इज एन एसोसिएट। नेक्स्ट पे आते हैं। एच लिमिटेड होल्ड्स 10% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ जी लिमिटेड। The balance 90% voting power is held by 9 other investors, each holding 10%। हमारे पास 10% वोटिंग राइट्स है, बाकी 10%, बाकी 90% दूसरे 9 होल्डर्स के पास है, सबके पास 10-10। इन शॉर्ट कंपनी में 10 शेयर होल्डर है, सबके पास 10% शेयर होल्डिंग है। द डिसीजन अबाउट द रेलेवेंट एक्टिविटीज except decision about taking borrowings of G Limited are taken by members holding majority of the voting power. The decision about taking borrowings are required to be taken unanimous. The decision about taking borrowings are required to be taken by unanimous consent of all the investors। देखो समझो, बाकी सब में हमें नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी वोटिंग चाहिए, लेकिन बोरोइंग्स के केस में यूनानिमस कंसेंट चाहिए। यूनानिमस मतलब हर एक 100%, हर एक बंदे का, हर एक शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। For the decision about taking borrowings are not the decision that most significantly affects the return of G Limited। फाइन, चलिए देखिए इसको प्रॉपर्ली समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा गया है सबसे पहले द डिसीजन अबाउट द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ जी आर टेकन बाय द मेंबर्स होल्डिंग मेजोरिटी। नॉर्मली हम मेजोरिटी से लेते हैं, लेकिन सिर्फ डिसीजन अबाउट फाइनेंसिंग यूनानिमस कंसेंट से आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें फिर से हमारे पास 10% शेयर होल्डिंग है विच इज लेस देन 20। अगर 20 या उससे ज्यादा है तो एसोसिएट हो ही गया है सामने वाला, पर इसमें हमारे पास 10% शेयर होल्डिंग है, तो हमें जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, हमें दूसरे सिनेरियोज देखने होंगे। तो अभी इस केस में देखेंगे, देखिए तो क्या होता है। सबसे पहले पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, ये वाला जो सिनेरियो हमारा इस पॉइंट में लाई होता है, बी वाले केस में आता है पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजन। इस एग्जांपल में लोन लेना, फाइनेंसिंग एक 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 प्रोसे एक एक क्या बोलेंगे, एक पॉलिसी मेकिंग है। तो इस पॉलिसी में फाइनेंसिंग में देखिए यहां पे अगर हम पढ़ेंगे ना, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन देखो, इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन भी है और ऑपरेटिंग भी है। तो हमारा एग्जाम्पल फाइनेंसिंग पे फोकस कर रहा है। फाइनेंसिंग में 100% कंसेंट चाहिए, तो अगर 100% कंसेंट चाहिए तो यस डेफिनेटली सामने वाला कंपनी हमारा एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि देखो ये देखो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल की भी बात हो रही है, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। तो यस हमारा पार्टिसिपेशन है क्योंकि 100% कंसेंट चाहिए। इसका मतलब होता है कि जी लिमिटेड हमारा एसोसिएट है। यस, आई होप ये क्लियर हो गया है। और यहाँ पे लिखा है कि डिसीजन अबाउट टेकिंग बोरिंग्स आर नॉट द डिसीजन दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न। वो हमारे रिटर्न को अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए जॉइंट वेंचर नहीं है। क्योंकि अगर वो रिटर्न को अफेक्ट कर रहा होता तो फिर हम बोलते थे कि वो जॉइंट वेंचर हो गया। क्योंकि जॉइंट वेंचर में जो हमारे सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज होते हैं जो रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं, वो एक्टिविटी पे अगर हमारा कंट्रोल है तो हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पे लिखा गया क्लियरली कि बोरिंग जो है वो इट इज नॉट द डिसीजन दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द रिटर्न ऑफ जी लिमिटेड। इन शॉर्ट वो इस वाले कैटेगरी में आके एसोसिएट का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। H Limited is also engaged in the business of pharmaceuticals. It has invested in the share capital of Y and is holding 15%। अब इस बार हम 15% होल्ड कर रहे हैं, फिर से 20% से कम, तो हमें फिर से अदर सर्कमस्टांसेस देखना पड़ेगा कि वो एसोसिएट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Y Limited is engaged in the business of producing packing material for pharmaceutical entities। One of the incentives for H to invest in Y was the fact that Y is engaged in the business of producing packing material which is useful for H। Y जो है वो पैकिंग मटेरियल बनाता है और वो पैकिंग मटेरियल H को चाहिए। सिंस लास्ट मेनी इयर्स, मतलब एक आध साल में नहीं, सिंस लास्ट मेनी इयर्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय H। 90% ऑफ द आउटपुट H खरीद रहा है। तो इस सिनेरियो में ये एसोसिएट हो जाएगा क्योंकि हमारे सामने वाले कंपनी के साथ मटेरियल ट्रांजैक्शंस है, 90% आउटपुट हम खरीदते हैं, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि इस केस में ऑपोजिट पार्टी हमारा एसोसिएट है।
तो यहाँ पे तीन केस जाता, तीनों केस में ऑपोजिट कंपनी हमारा एसोसिएट था। एक में हमने 2 आउट ऑफ 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ये वाले कंडीशन में आ गए थे। 2 आउट ऑफ 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब हम 25% बोर्ड को कंट्रोल कर रहे थे। और सेकंड में पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, जो कि फाइनेंसिंग का था, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग जो था वो एक हमारा एक रेलेवेंट एक्टिविटी है, और वो हमारे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। और तीसरा था मटेरियल ट्रांजैक्शन, जहाँ पे 90% आउटपुट हम खरीद रहे थे, इसीलिए वो ऑपोजिट कंपनी हमारा एसोसिएट था। आई होप ये पॉइंट सबको समझ गया होगा। चलिए, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो बाय।